तो आज के टॉपिक में ये चीज एक लंबा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाइड स्कोप वाली चैप्टर है, उस चैप्टर को आज केवल 30 मिनट्स के अंदर में फुल रिवीजन कोर्स वाला पार्ट में, मैं पहले बता रहा हूँ रिवीजन वाला पार्ट है, तो रिवीजन की तरह उसको 30 मिनट से भी कम टाइम में इस एक कंप्लीट वीडियो में, जिसमें आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होती है, वो आज आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए आपको क्या चैप्टर का नाम है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास पॉइंट्स मिलने चाहिए कि कौन कौन सी चीजें, इसमें पता नहीं है। पहला पॉइंट होता है करंट। करंट क्या है? वोल्टेज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। पोटेंशियल दोनों में फर्क है थोड़ा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना। उसके बाद करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। उसके बाद कौन सा पॉइंट बचता है? सीरीज, पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल। पावर, हीट, यूनिट। देखो इस चैप्टर को समझने के लिए, हाँ एक चीज और, चार्ज। इस चैप्टर को समझने के लिए बात क्या होती है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट को आप मेंशन करते हो। तो चार्ज, स्टार्टिंग पार्ट होती है चार्ज से। तो चार्ज बेसिकली क्या है? वो एक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है, मतलब कि तुम्हारा ये, और उसका मेजरमेंट किस तरह से करते हैं? कूलम में। तो चार्ज की यूनिट क्या हो गई? आप देखो पहला चीज, आप सबको ना यूनिट ध्यान दो, क्योंकि यूनिट से भी सवाल आती है, और यूनिट अगर आपके पास कमांड पे है तो आप क्लियर कर लोगे। तो यूनिट क्या हो गया इसका? देखो सबका यूनिट लिख देता हूं पहले। यूनिट चार्ज का हो गया कूलम। फॉर्मूला क्या होता है? Q इजिकल टू एनी। बेसिकली चार्ज है क्या? चार्ज क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग इज नोन एज चार्ज। तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चर्चा जब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिफाइन करने लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। सी हो गया रिप्रेजेंटेशन, प्लस माइनस वाला पार्ट हो गया ये चीज। यहां पे तो माइनस वाला पार्ट होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन है तो क्यू मतलब एक सवाल करता है कि कितना चार्ज हमारे पास फ्लो कर रहा है, तो उसमें बोला जाता है कितना। अगर ये फराड के बारे में बात करें, फराड नहीं अभी चर्चा है तुम लोग को बोला जाए कितना कूलम है, सॉरी देखो सवाल ये करता है कि कितना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो बोलता है क्या कि तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो बताओ कि कितना कूलम चार्ज हमारे पास मिलेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसका, तो कितना बनेगा? 16 इंटू 10 का पावर 19, मतलब कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 18 वाला पार्ट, ये चीज। तो इस तरह से आप कूलम का इस्तेमाल करोगे, ये सबसे आसान पार्ट है। Q इक्वल टू एनी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फिर बात होती है करंट की, बात क्या कि करंट क्या है? करंट बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब क्या? फ्लो ऑफ चार्ज Q बाई टी, एक समय में कितने टाइम तक ये चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको डिफाइन करने वाला करंट होता है। करंट बेसिकली है क्या? डायनेमिक्स। तो Q इजिकल टू, यहां पे ये हो गया क्या? करंट। रिप्रेजेंटेशन कैसे किए? I से, इसको कैसे? Q से। तो Q इजिकल टू आई टी वाला पार्ट हो गया, क्या मेंशन कर रहे हैं? Q इजिकल टू आई टी। डन, ये पॉइंट खत्म हो गया। तो आपके पास करंट भी मिल गया, चार्ज मिल गया, करंट मिल गया, डन। फिर बात होती है क्या? वोल्टेज क्या है? और हाँ एक यहां पे आता है फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या आता है? क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? क्या बोलता है कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, मतलब बायोग्राम मानते हैं, एक यहां पे चार्ज, एक यहां पे चार्ज, अगर दोनों के पास पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, आपस में रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो इस फोर्स जो रिपल्सन क्रिएट कर रहा है, या फिर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अगर रहेगा, तो दोनों में अट्रैक्शन जो होगा, इस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव केस जो आएगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसके लिए एक फोर्स तैयार किया, फोर्स बताया गया, कौन सा? वो है कोलंबियन फोर्स। वो कोलंबियन फोर्स चार्ज एट रेस्ट की बात करता है।
ध्यान देना, चार्ज एट रेस्ट की, तो चार्ज एट रेस्ट पे जैसे ही हुआ तो ये चीज आपस में एक अट्रैक्शन वाला फोर्स क्रिएट कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? इस चार्ज की कितनी मैग्नीट्यूड है। ज्यादा बड़ा चार्ज मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज, तो पक्की बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगा या रिपल्सन ज्यादा होगा। और बात होती क्या कि किसी भी फोर्स को अप्लाई करने के लिए क्या सोचते हो, मारा पीटी करते हो। अब ज्यादा तगड़ा मारना होता है तो आपकी अगर दूरी ज्यादा बन गया तो भाई पक्की बात है कि या तो उससे आपसे टच हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। तो वही कहानी, आप ऐसे मार रहे हो, आदमी वहां पे बैठा हुआ है तो अब क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स घट जा रहा है, सेम कहानी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर का। अगर आप इसको ऐसे नहीं रिलेट करते हो तो रिलेट करने के लिए आप इस्तेमाल करोगे एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्क्वायर, मतलब ग्रेविटेशनल लॉ वाला से रिलेट करना, पूरी पूरी सेम टू सेम वही कहानी होती है। तो कहानी बनता है क्या, एफ इजिकल टू के क्यू वन Q2 बाई डी स्क्वायर, ये पार्ट हो गया हमारे पास एफ की, ये कोलम्बियन फोर्स का। अब बोलोगे के का मतलब क्या है, के का वैल्यू क्या है, के इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये पार्ट याद रखना, ये फोर्स भी खत्म हो गया। फिर बात होती है चार्ज की, तो चार्ज या पोटेंशियल के बारे में, सॉरी पोटेंशियल या वोल्टेज के बारे में बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मतलब कि क्या, कि अगर कोई चार्ज है एक पॉइंट पी पे, ठीक है, ये कोई क्यू चार्ज है पॉइंट पी पे है, तो यहां से सॉरी इन्फिनाइट पे, वहां से कोई पी पॉइंट पे हमको इस चार्ज को उठा के लाना है, तो इसमें जितना वर्क डन होगा, वर्क जितना होगा वो कहलाता है चार्ज। तो क्या बोला कि कितना वर्क डन होगा, तो W इक्वल टू यहां पर होता है वी क्यू, मतलब कि क्या, V इक्वल टू W बाई क्यू। W क्या, वर्क बाई क्यू चार्ज। अब इसी का डिफरेंस, इसी पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा, मतलब कि क्या, यहां पर अगर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और यहां पे उसकी ये वैल्यू वीक होगी, कम होगी, तो जो डिफरेंस क्रिएट होगा हायर और लोअर का, उसी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का चर्चा ये है, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया कैसे, कैपिटल वी से, बड़ा वाला वी से, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हो गया मेंशन। फिर बात करते हैं क्या रेजिस्टेंस के बारे में, तो रेजिस्टेंस होता क्या, रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, विद रेजिस्टेंस इज इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, सॉरी रेजिस्टेंस इज द डिवाइस व्हिच इनहिबिट्स द फ्लो ऑफ करंट विद इन अ सर्किट। तो ये एक डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट की फ्लो को इनहिबिट कर रहा है, मतलब क्या, उसको कंडीशन को रोक रहा है। तो रोक रहा है क्या, तो उसके लिए क्या कौन सा एक नया फॉर्म आया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली, अच्छा यहां चीज इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, ठीक। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वो बोला क्या कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि जितना करंट फ्लो करेगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं तो इसका एक दो तीन वीडियो पहले डाल चुका हूं, शॉर्ट्स भी अच्छे खासे हैं, आप इसको जरूर चेक करना, क्योंकि करंट रेशियो को लेकर मेरे जो कंसेप्ट है ना, बहुत कुछ है, उसको कैसे शॉर्ट में रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा एक देसी दिमाग से, मतलब एक तुम्हारा ये नॉर्मल जनरल तरीके से, और एक दिमाग लगा के शॉर्ट फॉर्म पे रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से, दोनों में बहुत फर्क होता है। एग्जाम में कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन ना वहीं पे लैग करती है। एक बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्या करता है कि भाई V इक्वल टू आई आर की, ये P इक्वल टू वी आई, इस तरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन जबकि बाकी बच्चे जो दिमाग से थोड़ा काम करता है ना, वो वहां पे रेशियो प्रोपोर्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। वीडियो को जरूर चेक करना आप, वहां आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स है, इसमें आप शॉर्ट्स का एक अलग चैनल बना, मैं एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको चेक करना। फिजिक्स क्लास 10 का है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको वो चीज मिल जाएंगे, आप जरूर चेक करना। तो क्या रहता है कि इस ओम्स लॉ का एप्लीकेशन वो जानना चाहिए। तो क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो इस प्रोपोर्शनल को साइन हटाते हुए क्या मिलता है, V इक्वल टू I इंटू R। ये पार्ट ग्राफ इसका बोला जाए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ग्राफ को लेकर मैं क्वेश्चन बना चुका हूं, पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको भी चेक कर लेना। इसका ग्राफ को लेकर बहुत सारे सवाल किया हुआ है, दो वीडियो बनाया हुआ हूं, एक में जिसमें VI ग्राफ, एक IV ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन मेटल का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को लेकर मैं कोई बनाया हुआ हूं, तो प्लीज मेरे साथ चेक कर लेना। आपकी ही कंसेप्ट बनेगी, मेरे को वैसा कुछ खासा
मैं तो वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आपकी कंसेप्ट उसमें पक्की बात है बहुत तगड़ी तरीके से कैसे ग्राफ को सॉल्व करते हैं वो उसमें मिलेगा। तो ओम्स लॉ मिल गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया कि तुम्हारे करंट वोल्टेज और पोटेंशियल और करंट के बीच का उसका जो रिलेशन है वो पार्ट मिलता है। फिर बात होती है रेजिस्टिविटी। मतलब क्या, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। इस बारे में बात करें, रेजिस्टिविटी के बारे में बात करें तो रेजिस्टिविटी क्या है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो हुआ तो इसका किस पे डिपेंड कर रहा है? देखो ये इसका डिपेंडेंसी के बारे में बात करते हैं। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। सॉरी, हाँ सही है, ये है। तो मतलब क्या, इसको हम लोग जो जनरल तरीके से पढ़ते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए हो गया एरिया, एल हो गया लेंथ, ये पार्ट, ये हम लोग पढ़ते आते हैं हमेशा। बात बराबर है, इसको इधर अप्लाई करो, इसको इधर डाल दो, बात बराबर है। तो ये चीज ये हम लोग पढ़ते आते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है कि एक कंडक्टर एक वायर है, बाय द वे इसको वायर माने, इस वायर के अंदर में इसका कितना लेंथ, सॉरी पहली बात देख लेते हैं, कॉपर के वायर है, इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी है, ये डिफाइन कर रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। या फिर अगर आप इसको भी बोलो कि ऐसे नहीं आया, समझ में नहीं आया, तो मतलब क्या कि देखो कितना करंट, कितना वायर है, मतलब कितना इसकी विड्थ है और कितनी इसकी लेंथ बनती है, ये लेंथ और ये विड्थ कितना ये है, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, मतलब फ्लो मतलब क्या, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब यही चीज जितना को रोकेगा वही तो रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टिंग पावर। तो रेजिस्टिंग पावर ऑफ अ रेजिस्टर इज नोन रेजिस्टिविटी के बाद भी मेंशन कर सकते हो, वो भी पार्ट है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। फिर बात होती है सीरीज और पैरेलल की चर्चा। तो मैं बोला था दो वर्ड याद रखना, सीरीज और पैरेलल की, एस आई और पीडी। सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। इस पार्ट को जरूर ध्यान देना, मैं पहले बोल रहा हूं क्योंकि बहुत काम का चीज होता है इसका इस्तेमाल। जब आप इसका फॉर्मूला प्रूफ करते हो तो वहां पे क्या मिलता है सीरीज के लिए, आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू डॉट डॉट आर एन तक, ये हो गया। तो आर एस का फॉर्म क्या हो जाता है, एन इंटू आर, ये सीरीज हो गया। जबकि पैरेलल के बारे में बात करें आरपी का, तो आरपी इज इक्वल टू सॉरी 1 बाई आरपी, 1 बाई आरपी इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू 1 बाई आर एन तक, ठीक है, ये पार्ट। इसी का दूसरा फॉर्म क्या मिलता है, 1 बाई आरपी इज इक्वल टू आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन, ये फॉर्म। तो ये कंफर्म है कि आर, जब भी एक चीज है, आर एस हमेशा बड़ा होगा आरपी से, ये कंफर्म है, ठीक है। और ये आपका फॉर्म मिल गया। अगर आर वन आर टू आर थ्री सब सेम रहेगा तो उसका आर बाई एन इस्तेमाल कर लो, ज्यादा आसान पड़ता है फॉर्मूला। और फिर एक दूसरा ट्रेंड फॉर्मूला जो होता है आरपी इज इक्वल टू आर वन इंटू आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। दो रेजिस्टेंस का केस है तो ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करो और काम करो, निपटारा खत्म करो। तो ये चीज, तो सीरीज में क्या बोलता है कि करंट फ्लो जो रहेगा एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट ए से बी, बी टू सी, सी टू डी, यहां पे करंट की कहानी क्या है, करंट सेम रहता है। जबकि पैरेलल में पोटेंशियल, जैसे देखो पैरेलल क्या होता है, ये दो पॉइंट है, यहां से पहला पार्ट, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, तो ऊपर वाले पार्ट में ए से बी वाला पार्ट में जो है उधर भी पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, इधर भी सेम होगा, इधर भी सेम होगा। इसी बात को मेंशन करता है पोटेंशियल, सीरीज और पैरेलल के बाद। फिर बात होती है क्या कि पावर क्या होता है। तो पावर बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल टू करंट, या आप ऐसे बोलोगे तो ये हो गया, या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड। इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना, पावर की डेफिनेशन यही, असलियत में यही डेफिनेशन होती है।
टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर क्या हो गया, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, E इज इक्वल टू PT, ठीक है। पावर एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। और इसी को आगे इलेबोरेट करते हैं तो P इज इक्वल टू VI भी एक फॉर्मूला होता है, और P इज इक्वल टू VI जब आपको मिल गया तो क्या होगा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो गया। मतलब कि ओम्स लॉ से आप डिराइव कर सकते हो, या फिर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये तीसरा लास्ट फॉर्मूला आपके पास मिल गया, V स्क्वायर बाई R। जो मैं यहां पे पहले लिख देता हूं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये पार्ट। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला मिल गया। हीट, ये पावर हो गया। तो पावर कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि एक बल्ब जलाते, एकदम ध्यान से समझना, एक बल्ब जला रहे हैं, इस बल्ब के जलाने की वजह से कितना पावर, कितना एनर्जी की कंजम्पशन हो रही है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर सेकंड बाय सेकंड पे, या फिर हर मिनट या हर घंटे पे, तो वो डिफाइन करता है तुम्हारा पावर। और इसमें एक वर्ड होता है 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट। रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, P से, यूनिट क्या हो गई, वाट। वाट होगा, किलोवाट होगा, मेगावाट होगा, इस तरह से। रेजिस्टिविटी की यूनिट को डिफाइन कर लेना। अच्छा, यूनिट के लिए अलग से इसके बाद बनाऊंगा यूनिट का, छोड़ो अब ऐसे बहुत ज्यादा बीच हो गया। फिर वापस क्या होता है, हाँ, हीट के बारे में बात करें, तो हीट के बारे में बात करें तो हीट का क्या है, टोटल एनर्जी कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। जैसे पता है कि आप कोई भी एप्लायंसेस यूज करते हो तो पक्की बात है हीट लॉस होता है, दैट इज डिफेक्ट हर किसी में, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसा कोई मशीन हुआ नहीं जो कि 100% एफिशिएंसी वाला हो। तो एनर्जी लॉस होनी है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, थर्मोडायनेमिक लॉ है। तो कहना क्या है कि तुम्हारा, बट इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अदर। तो अगर आपको ल्यूमिनेसिटी मिल रही है, मतलब कि ल्यूमिनेसेंस मिल रहा है, कि आपके पास लाइट मिल रहा है, तो पक्की बात है कि उसका एक फॉर्म दूसरे फॉर्म बदल रहा है, कुछ ना कुछ और चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की वजह से जो एनर्जी हमको मिल रहा है उसमें एक लाइट हो गया, दूसरा हीट के फॉर्म पे रिलीज हो रहा है। तो उसी हीट के फॉर्म पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। H जो होता है, H जूल्स लॉ का, ये हीट हो गया, वो करंट के स्क्वायर के फॉर्म पे प्रोपोर्शनल रहेगा, और साथ में रेजिस्टेंस के, और कितने टाइम तक वो बल्ब या फिर कोई भी एप्लायंस जला है उसके टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये I स्क्वायर RT कंप्लीट हो गया, तो ये H। फिर बात होती है कि यूनिट क्या होती है। तो यूनिट, देखो फिर से यही बात बोलता हूं मैं, क्या घर में जब आप कोई भी अप्लायंसेस यूज करते हो तो कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, वो क्या कहलाता है, कितने समय के लिए, पावर कहलाता है ना, बेसिकली वही है, पावर ही तुम्हारा कहलाता है यूनिट। देखो कैसे, यूनिट क्या हो गया, अगर मैं बोला कि 5 वाट का बल्ब है, सोचो मैं बताता हूं क्या, 5 कितना, 10 वाट का बल्ब है, भाई जो मानते हैं, अज्यूम करते हैं, लेट अज्यूम कर रहे हैं 10 वाट का बल्ब है, वो 1 घंटे कितना, 1 घंटे के हिसाब से 1 महीना तक जला, तो बताओ कितना पावर कंज्यूम हुआ। तो 10 वाट का बल्ब है, 1 घंटा रोज, ठीक है। यूनिट देखो, यूनिट जो होता है 1 यूनिट होता है, इसका जो यूनिट मेंशन करते हैं क्या होते हैं, किलो वाट आवर, ठीक है। तो इस पावर का मल्टीप्लीकेशन टाइम के साथ अगर कर दें, जो कि टोटल एनर्जी कंजम्पशन है, वही तो तुम्हारा यूनिट कहलाता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ पावर टू टाइम, या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज यूनिट, ये डिफाइन हो गया। तो किलोवाट आवर मिल गया हमको। अब सोचो, हमने क्या वाला सवाल किया था, 10 वाट का बल्ब है, 1 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक जलाया जाता है, तो कितना पावर कंजम्पशन होगा।
या फिर कितना यूनिट उठेगा बिजली बिल। तो आप सोचो 10 वाट एक दिन, सॉरी 1 घंटे, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, 10 वाट आवर मिल गया। कितने दिन तक 30 दिन, तो कितने हो गए इंटू 30, तो 300 वाट आवर। ठीक है 300 वाट आवर आपको मिला है, लेकिन हमको चाहिए क्या किलो में, तो डिवाइड करते 1000 से, तो क्या हो गया 300/1000 मतलब कितना 0.3, तो 0.3 किलो वाट आवर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई है। तो ठीक है सोचते हैं 0.3 किलो वाट आवर है, इनटू कर दें हम, अगर हमारा बोलता है कि इधर में अगर एरिया में 10 रुपीज यूनिट उठती है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 0.3 इंटू 10 तो कितना हो गए 3 रुपए। तो आपको उस मंथ केवल पेमेंट करना है 3 रुपीज, बस। ये इस तरह से यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। तो यूनिट का सवाल अब से कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। एक लास्ट पार्ट है, आप इसको हटाते हुए मैं आपको एक फिनिशर दे रहा हूं। फिनिशर में क्या हो रहा है कि सबका यूनिट मेंशन करना जरूरी है, यूनिट मेंशन करना जरूरी है। तो यूनिट के हिसाब से करंट का देखो यूनिट, हाँ सिंबल और यूनिट। फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूं, तो फॉर्मूला वापस मैं लिखने, चलो दे ही देता हूं, फॉर्मूला भी देता हूं। फॉर्मूला लेकर चार्ज से, तो चार्ज के लिए बात करें सिंबल Q, यूनिट कूलम, फॉर्मूला Q इक्वल टू IT एनी। करंट की बात करें तो करंट क्या हो गया, I से रिप्रेजेंट कर दिया, क्या हो गया यूनिट एम्पियर, एम्पियर। A से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q इक्वल टू IT या I इक्वल टू Q/T। डन है। पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल V है। वोल्टेज हो गया V इक्वल टू IR, हाँ V इक्वल टू W/Q। रेजिस्टेंस R, ओम से यूनिट ओम होता है, सिंबल ये हो गया। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, R इक्वल टू V/I, सॉरी। डन। सीरीज और पैरेलल और पार्ट में मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि यहां पे केवल इस पार्ट का चर्चा हो रही है, इसलिए। फिर होती पावर के बारे में बात करें तो पावर क्या है बेसिकली, पावर सिंबल P से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट क्या हुआ वाट हो गया और किलोवाट हो गया। कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दिया। E इक्वल टू PT, ये फॉर्मूला को याद रखना। उसके अलावा P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू V²/R, P इक्वल टू VI, ये 3 फॉर्मूला भी हो गया हमारे पास। फिर बात होती है एनर्जी की, जो कि हीट लॉस या हीट एनर्जी, हीट लॉस या हीट एनर्जी। यहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो H का। जूल में, एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल में होती ही है, तो जूल में हुआ क्या हो गया H इक्वल टू
आई स्क्वायर आर टी डन है। लास्ट पार्ट एक हो गया, कौन सा, यूनिट, 1 यूनिट। तो यूनिट का यूज ही मेजर करते, यूनिट ही लिखते हैं उसके लिए। यूनिट का ये, हाँ इसका यूनिट तो यूनिट ही, हाँ किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। क्या हो गया फॉर्मूला, 1 यूनिट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, कर दे डायरेक्टली। और रेटिंग इनटू टाइम, रेटिंग इनटू टाइम, ये। तो इस तरह से आपका एक चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरी इलैबोरेटेड फॉर्म हो चुका है। तो इसमें आपको हर एक चीज, अब हमको नहीं लगता कि आपको कोई चीज याद हो, मतलब कंफ्यूज करने वाला चीज है। हर एक टॉपिक आपको क्लियर होना है कि हाँ भाई कौन कौन पार्ट है इसमें, क्या चीज है, हर की यूनिट क्या हो गई, फॉर्मूला क्या हो गया। आप इस पार्ट को अपने माइंड पे रखते हो, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड में आपके अगर इसको लेकर, इस चैप्टर को लेकर अगर सवाल करता है और उसमें आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ आप कहीं लैग कर रहे हो। आपकी कंसेप्ट पूरी तरह से अगर आप इसको कंप्लीट कर ले रहे हो, पक्की बात है, मैं बता रहा हूँ कि उसमें 90%, 90 क्या 95% से 100% तक के क्वेश्चन हर एक सॉल्व हो जाना है। 100% गारंटी दे रहा हूँ कि वो सॉल्व होना ही होना है, अब छूटना ही नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, पक्की बात है सॉल्व हो जाएगा। तो और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस तरह के और मैं वीडियो बनाऊंगा बाकी दूसरे हर एक चैप्टर्स के लिए। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहना। मैं इस सीरीज में रिवीजन सेशन चलेगा, रिवीजन सेशन में पूरी सीक्वेंस में डालते चला जाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि समय बहुत ही कम बचे हैं आपके लिए, 3 से 4 महीने बचे हैं, और जितना रिवाइज कर सको ताकि मैक्सिमम नंबर आप पा सको, ठीक है। तो जुड़े रहो इस चैनल के साथ। थैंक यू।